नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के और क्वेश्चन आंसर के जो वीडियोज़ हैं, ये खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक है, उसके सभी लेसन के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। उससे पहले जो आपके ये वीडियो देखने के बाद कमेंट आएँगे, उनके जवाब मैं पहले ही देना चाहता हूँ। पहला जो आपका सवाल आएगा वो आएगा सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिलेगी कैरियर विद विक्रम ऐप पे। प्ले स्टोर पर जाना, आप कैरियर विद विक्रम ऐप डाउनलोड करना, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको इन सभी लेसन्स की हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहला आपका डाउट पीडीएफ वाला क्लियर कर देता हूँ। दूसरा है कि आपको सारे के सारे वीडियो कहाँ पे मिलेंगे? तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास ये यूट्यूब चैनल सर्च करना है और उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाओगे तो आपको क्लास 8 की ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो अन्य सब्जेक्ट है, आपका संस्कृत है, आपका साइंस है, मैथ है, वो भी मैं आप जल्दी से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो वहां से आप सारे ये वीडियो आपको लगातार मिल जाएंगे, अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि सर हम इसके एमसीक्यूज हैं छोटे क्वेश्चन, वो हम कहाँ से करेंगे? जो ऑप्शन वाले पूछते हैं, तो मैं उस प्रत्येक आपके लेसन के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, फैक्ट वीडियो, कि वे फैक्ट आपको याद करने हैं कि कोई इंपॉर्टेंट तारीख है, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है, कोई इंपॉर्टेंट वस्तु का नाम है, तो आपको वो चीज याद करनी है। 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, तो वो आपको एनसीईआरटी बाय विक्रम 8 क्लास वाले प्लेटफॉर्म पे जो ये आपका क्वेश्चन आंसर का वीडियो है ना, इसके नीचे ही मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा फैक्ट वाले वीडियो, जो आपके एमसीक्यूज के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चन आंसर। और मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि आपको रटवाना नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है। आपको ये लैंग्वेज अच्छी लगे तो ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में ही आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। आप एक बार समझ जाओगे तो आपका जो टीचर है वो समझाएगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार आप बिल्कुल शांति से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बिना लिखने की बजाय बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। और मैं आपको स्क्रीन, अगर आप पीडीएफ नहीं खरीदना चाहते तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का टाइम दूंगा, और इसके अलावा आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहां से मैं आपको 8th क्लास वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, बाकी चीजें आपको वहां से मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ डू वी क्लासिफाई नेचुरल रिसोर्सेज? कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर बात? अब हमारे पास क्या बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमने चारों तरफ देखा कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अब उन्हें क्लासिफाई करना मतलब वर्गीकृत करना है, कि कुछ को हम एक कैटेगरी में डाल दें, कुछ को हम एक कैटेगरी में डाल दें और कुछ को हम एक कैटेगरी में डाल दें, ताकि हमें अलग-अलग न पढ़ना पड़े। जैसे हमने सभी जानवर थे ना, कुछ को मांसाहारी बोल दिया, कुछ को शाकाहारी बोल दिया, कुछ को सर्वाहारी बोल दिया। इसी प्रकार हमें इसको वर्गीकृत करना है, और जो आपकी 8th क्लास की बुक है उसमें हमने इसको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक तो उनके यूज के आधार पे कि हम उसका यूज किस प्रकार से कर रहे हैं। तो वी कैन क्लासिफाई नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वे, कि हम इस प्रकार से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि हम उसके यूज के आधार पे कि वो संसाधन है ना, उसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसके आधार पे उसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक क्वेश्चन आपका और रहेगा कि सर इसको बड़ा क्वेश्चन आपने आंसर लिखवा दिया, तो देखिए मैं हर प्रकार से आपको समझाऊंगा कि छोटा अगर आए तो आपको कैसे लिखना, कम मार्क्स का आ जाए, वही क्वेश्चन बहुत बड़े मार्क्स का आ जाए तो आपको किस प्रकार से करना है कि ज्यादा मार्क्स का आ जाए। तो सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि यूज के आधार पे हमने 3 प्रकार से, मान लीजिए संसाधन को यूज करते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, साथ साथ बोलना, इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, फॉर मटेरियल और फॉर एनर्जी। फॉर लाइफ, फॉर मटेरियल, फॉर एनर्जी, कि इसमें हम पहले जो संसाधन उसको बांट दिए, यूजफुल फॉर लाइफ, दोज रिसोर्सेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। यूजफुल फॉर लाइफ संसाधन को कौन से कहेंगे? कि वे संसाधन जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो संसाधन आपके कहलाएंगे यूजफुल फॉर लाइफ, जैसे आपका हवा, पानी और फूड। On the basis of the use, there are 3 type of natural resources, कि उनकी उपयोगिता के आधार पे 3 प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पहला, इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ,
दूसरा रिसोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग मटेरियल, कि जिनसे हमें क्या मटेरियल प्राप्त होता है। आपका मटेरियल मतलब कि वे चीजें कि जिनसे हम कोई अन्य चीज बना सकते हैं, आपका रॉ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कच्चा माल जिसको हिंदी में बोलते हैं। कि दीज रिसोर्सेज, दो रिसोर्स फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड, कि वे रिसोर्सेज जिनसे ऑब्जेक्ट बनाए जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है, वो रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे, आपके मटेरियल रिसोर्सेज कहलाएंगे। आप सीधा याद रखना इसको, मटेरियल रिसोर्सेज। दूसरा हो गया, पहला कौन सा था, इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। आप सीधा अगर छोटा है तो सीधा लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द यूज। पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, दूसरा फॉर मटेरियल, और तीसरा रिसोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, कि जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। दोज रिसोर्सेज फ्रॉम विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, कि वे रिसोर्सेज जिनसे एनर्जी हमें प्राप्त होती है। जैसे आपका एग्जांपल कोल, पेट्रोल एंड द सन। जैसे आपका कोयला है, पेट्रोल है, सूर्य है, इनसे हमें क्या एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये आपके क्या है, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, की एनर्जी के लिए संसाधन है। तो यूज के आधार पे आपको तीनों टाइप, इंपोर्टेंट फॉर लाइफ, दूसरा कौन था, फॉर मटेरियल, तीसरा फॉर एनर्जी। फॉर लाइफ, फॉर मटेरियल, फॉर एनर्जी, तीन आपको याद करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि उनके नेचर के आधार पे, कि उनकी प्रकृति कैसी है। नेचर क्या होता है, उनकी प्रकृति कैसी है, इसके आधार पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपके सेकंड ये जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, इसी में से आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके होते हैं आपके नवीनीकरण, की आपको यहाँ से देखिए वर्ड आपको बताएगा। री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। न्यू का मतलब नए, एबल मतलब योग्य भी, जो दोबारा नए बनने योग्य हो, मतलब दोबारा से नए बन जाए कम समय में, उसको मिलेंगे रिन्यूएबल आपके रिसोर्सेज। अब आप डेफिनेशन पढ़ना इसकी। दोज रिसोर्सेज विच आर कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश देमसेल्व्स इन नेचर, जो आपको क्या करते हैं, रिप्लेनिश होता है कि पुनः निर्माण, रिप्लेनिश क्या होता है, पुनः निर्माण कर ले, अपने आप को दोबारा तैयार कर ले, इन नेचर भी, जो अपने आप को दोबारा तैयार कर ले भी। ठीक है, लगातार वो अपने आप को दोबारा निर्माण करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्लेनिश देमसेल्फ इन द नेचर। और या फिर हम बोल सकते हैं दोज विच आर फॉर्म्ड इन ए शॉर्ट टाइम, जो जल्दी से नए बन जाते हैं, जिनको बनने में कम समय लगता है। वो चाहे आप रिप्लेनिश बोल दें, चाहे आप क्या बोल देंगे कि विच आर फॉर्म्ड इन ए शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय में आपके बन जाए। एंड दिस डू नॉट गेट एंड, एंड मतलब समाप्त होना, इन ह्यूमन यूज, और ह्यूमन यूज में वो जल्दी से समाप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते, वो दोबारा से आपके जल्दी बन जाते हैं। चीजें आपकी क्लियर। जैसे एयर, वाटर एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। रिन्यूएबल समझ में आ गए, ठीक है। दे टेक लेस टाइम टू रिन्यूएबल, कि वो बनने में क्या है, कम समय लेते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, साथ साथ आप बोलना एक बार, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, these those resources which continuously replace themselves, यहाँ से अगर ये भी आप 4-5 वर्ड याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। those resources which continuously replace themselves, जो अपने आप को दोबारा क्या है, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, इन नेचर, नेचर में अपने आप को दोबारा बनाते रहते हैं। या फिर आप सिंपली डेफिनेशन याद करिए, those which are formed in a short time, जो एक छोटे समय में बन जाते हैं, थोड़े समय में दोबारा तैयार हो जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल कहलाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा। दोज रिसोर्सेज वुड स्टॉक इज लिमिटेड, वो क्या है, उनका जो स्टॉक है, उनका जो भंडार स्टॉक होता है, भंडार लिमिटेड है, वो सीमित मात्रा में, ये नहीं कि वो आपके कभी खत्म ही नहीं होंगे। वो एक प्रॉपर उनका अमाउंट है कि हाँ इतना चीजें हमारे पास है भी। ठीक है। एंड आफ्टर यूजिंग देम वंस, कि एक बार अगर हमें यूज कर लिया ना उसको, तो इट टेक्स मिलियन और बिलियंस ऑफ ईयर टू ऑब्टेन देम अगेन, कि उनको बनने में हमें लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे दोबारा प्राप्त करने में। कि कोयला आपने एक बार सारा जला दिया ना, तो आपको लाखों करोड़ों साल फिर इसको दोबारा बनने में लगेंगे भी। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। कोल और आपका पेट्रोलियम, ये इसके उदाहरण है। कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आपके रिन्यूएबल क्या होते हैं, कि विच ऑब्टेन क्विकली, जो जल्दी से आपके ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है। एंड
दिस टेक मिलियंस और बिलियंस ईयर्स टू ऑब्टेन। अगेन इनको टेकने में जो आपके एनएमिनिंग करने हैं, मतलब आपके नॉन रिन्यूएबल है, जो आपके जल्दी से रिन्यूएबल नहीं होते, उनको आपको लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे या फिर हजारों साल उनको लग जाएंगे। चीजें क्लियर आपकी यहाँ से, क्योंकि आपका क्वेश्चन यही से आएगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में से ही आएगा। What is the relationship between different aspect of life and the distribution of natural resources? कि हमारे जो जीवन के अलग अलग हमारे जीवन के अलग अलग तत्व है ना, कि मतलब ये समझिए कि हमारे जो आपका संसाधनों का, जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज का आपको वितरण कर रखा, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वितरण। तो वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, क्या उनका हमारे जीवन पे कोई प्रभाव पड़ता है, मतलब मानव जीवन को, मानव संस्कृति को किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं, या उनकी कोई वैल्यू नहीं है कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे कोयला बहुत ज्यादा कहीं पे सोना बहुत ज्यादा कहीं पे पेट्रोल बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कुछ क्या मानव जीवन को किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं या नहीं? अगर है तो आप बताइए कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाए। अगर क्वेश्चन को समझिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, कि क्या संबंध है किसके बीच में, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि जीवन के बीच में, मानव जीवन के बीच में, एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके बीच में किस प्रकार का संबंध है, इसके आप बता दीजिए। चलो हम बता देते हैं। The relationship between different aspect of life and the distribution of natural resources is as follow। सेम है, वही लिखा गया है कि ये जो रिलेशन है इसके बीच में, जैसा कि नीचे दिया गया। रिलेशन किस प्रकार का है देखिए, जब हमने अध्याय पढ़ा था तब को इसको बड़े बेहतरी से हमने समझा था कि किस प्रकार का रिलेशन। अब आप देखिए, वेयर रिसोर्सेज आर मोर, जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, संसाधन ज्यादा होंगे, पीपल लिव मोर देयर, और लोग वहां पे ज्यादा रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम, और इसी दौरान क्या होगा, इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आल्सो इंक्रीज देयर, वहां पे क्या है, जो आपका उद्योग है, आपकी इंडस्ट्री है, और अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर है, रोजगार के अवसर है, वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, लोग वहां पे, जहाँ पे आपके संसाधन ज्यादा होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वहां पे ज्यादा लोग बसेंगे, वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा होंगी, अपॉर्चुनिटी है जो आपकी रोजगार के लिए वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। दिस लीड्स टू रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड मतलब तेज डेवलपमेंट, की वहां का जो विकास होगा ना, वहां पे तेज होगा, ग्रोथ वहां की बहुत ज्यादा तेज होगी। ठीक है, बट sometimes resources also became a cause of conflict, और कई बार रिसोर्सेज क्या होते हैं कि झगड़े का कारण भी बन जाते हैं। ठीक है, छोटा सा इतना आंसर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि आपने उसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दिए और आपने एक नेगेटिव भी बता दिया कि एक नेगेटिव किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। ये आपका एक कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े का कारण भी बन सकता है। तो बताइए इसमें कोई डाउट हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, साथ साथ यदि आप लिखना नहीं चाहते तो पीडीएफ आप भी आप खरीद सकते हैं, किसी प्रकार का कोई आपके पास फाउंडेशन नहीं है। What is the meant by unsustainable use or exploitation of natural resources? कि क्या मतलब आप समझते हैं अनसस्टेनेबल यूज से, इसका बोलते हैं असंधारणीय भी। ठीक है, इसको बोलते हैं अतिशोषण, मतलब कि एक नेगेटिव रूप में आपको बताना है कि आप संसाधनों का अतिशोषण कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उनका कैसे आप शोषण करें संसाधनों का, तो किस प्रकार से आप उस टर्म को डिफाइन करना, ये आपको बताना है कि अनसस्टेनेबल यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, ये चीज आपको बतानी है। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपको लिखना क्या है, और आपको प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये चीजें होती है। When we use resources more than one, then their capacity to regenerate, कि जब हम किसी संसाधन का प्रयोग करते हैं, कि more than मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा, their capacity to regenerate, कि उसकी regenerate करने की कैपेसिटी से जब हम किसी संसाधन का प्रयोग करते हैं, then there remains a risk of depletion of रिसोर्सेज, तो उसके खत्म होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। इसी को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड अनसस्टेनेबल यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, असंधारणीय उपयोग या फिर अतिशोषण। जब हम किसी संसाधन को उसकी बनने की, दोबारा बनने की क्षमता से ज्यादा प्रयोग करने लगे तो क्या कहलाएगा, ये अनसस्टेनेबल या फिर अनएक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज आपका ये कहलाएगा भी।
ओवर एक्सप्लॉइटेशन, सॉरी, ठीक है। अब ये होता कैसे है, आपको कहेंगे सर आपने क्या बता दिया, चीजें हमारे दिमाग से बाहर निकल गई। तो एक बार इसको दोबारा पढ़वाता हूँ और फिर आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। When we use resources, जब हम यूज का प्रयोग करते हैं मोर देन, ज्यादा, किससे ज्यादा, देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट, कि उसकी जो कैपेसिटी है दोबारा बनने की, उससे ज्यादा जब हम ये प्रयोग करते हैं, देन देयर रिमेन्स ए रिस्क ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, की एक रिस्क रहता है किस चीज का, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्स के खत्म होने का। अब देखिए आपको कैसे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। ये हमारी भूमि है, क्या है ये हमारी भूमि, हम मान लेते हैं कि इसमें आपका 100 ml पानी है, कितना है 100 ml पानी, टोटल कितना है 100 ml पानी, ठीक है। और हम कितना पानी बन रहे हैं इसमें, 50 ml पानी रोज का आ रहा है, वर्षा के कारण, पिघलने के कारण, कुछ और कारण से, बर्फ पिघलने से, तो आपका 50 ml पानी आ रहा है और 50 ml हम यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 50 ml ही हम यूज कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या कभी पानी खत्म होगा, आप कहेंगे सर नहीं खत्म होगा, क्योंकि 50 रोज आ रहा है, 50 रोज यूज कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए आप एक बार इस लाइन में, अब हमारी लाइन क्या बनेगी, व्हेन वी यूज रिसोर्सेज इक्वल टू देयर कैपेसिटी, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, इक्वल टू देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट, इक्वल कैपेसिटी से हम यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या काम करता हूं कि यहाँ पे हम 100 ml पानी यूज करने लगे और कितना आ रहा है 50, तो जैसे ही हमने 100 यूज किया, जब 50 आया तो कितना हो गया 150, ठीक है। और 100 हमने यूज कर लिया तो कितना बचा 50 बच गया ना, 150 हो गया था आपका, 150 हो गया था, तो आपने 100 यूज कर लिया तो 50 बच गया, 50 और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगले दिन हम इस 100 को और यूज कर लेंगे, पानी क्या हो जाएगा खत्म, फिर आपका 50 आएगा, इसके तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो पानी खत्म हो जाएगा ना। तो इस प्रकार खत्म क्यों हुआ, क्योंकि हम जितना वो रीजनरेट हो रहा था ना, उससे ज्यादा हम यूज कर रहे थे। तो इसके कारण ये क्या है, आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, आपका बहुत ज्यादा प्रयोग करना, अति शोषण। तो अब देखिए इसकी, अब आपको समझ में आ जाएगा, व्हेन वी यूज रिसोर्सेज मोर देन देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट, कि मोर देन देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट, अब आपको क्लियर हुआ, देन देयर रिमेन्स ए रिस्क ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए क्या होता है, हमेशा एक रिस्क रहता है, खतरा रहता है, किस चीज का, रिस्क ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के खत्म होने का एक खतरा रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अनसस्टेनेबल यूज और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब भी नहीं आया तो आएगा भी नहीं समझ में, ठीक है। फिर भी अगर ना आए तो मजाक करो, आप कमेंट कर देना कि सर हमें समझ में नहीं आया। अब आपके ये बीच वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जो आपके बुक के लास्ट में दे रखे थे, क्योंकि हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ना आपके स्टार्टिंग में, वो तो कर दिए। अब ये पार्ट के लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दे रखे ये हम करेंगे जल्दी से, क्योंकि पहली बात होती है आपको क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ताकि आप थोड़ा सा आसपास दाएं बाएं से भी लिख सके भी। ये कहता है कि हाउ कैन ए रिसोर्सेज व्हिच इज रिन्यूएबल टुडे बी मेड नॉन रिन्यूएबल टुमारो, कि जो संसाधन आज ठीक ठाक अवस्था में मौजूद है, मतलब रिन्यूएबल है, जो आपका जैसे पानी है, ठीक है, पानी क्या है आपका रिन्यूएबल है, जितना आप यूज करते हैं अगले दिन या कुछ महीनों में बारिश के दौरान उतना ही पानी वापिस आ जाता है, ठीक है। वो आपका क्या नॉन रिन्यूएबल हो सकता है कल को, मतलब आने वाले समय में, कल टुमारो मतलब आने वाले समय, कल की बात नहीं कर रहा, आने वाले समय की बात कर रहा है, ठीक है। डिस्क्राइब सम मेजर बाय विच दिस कैन बी प्रिवेंटेड, और कुछ ऐसे उपायों का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा आप इस चीज को कम कर सकते हो, कि वे संसाधन है आपके रिन्यूएबल संसाधन है वो नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट न हो। पिछला जो एग्जांपल हमने पढ़ा था पानी वाला, तो पानी अगर रोज 100 था ना पानी, अगर हम रोज 50 आ रहा है, 50 ही यूज करते रहे तो पानी कभी खत्म ही नहीं होगा, क्या रहेगा, हमेशा रिन्यूएबल रहेगा। लेकिन हमें इस मात्रा से ज्यादा अगर हमें प्रयोग कर दिया
50 का अगर हम 70 भी करने लगे ना, तो भी क्या होगा, पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब इस साइड से जितना पानी आ रहा है ना, बन रहा है, जितना वापिस आ रहा है, उससे कम ही अगर हम यूज करें ना, तो पानी हमेशा आपका बना रहेगा। यही लाइन हमें लिखनी है, पहले क्वेश्चन वाली भी, ठीक है। व्हेन वी यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज मोर देन देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट, जब हम किसी भी रिन्यूएबल जो हमारा रिसोर्सेज है आपका, उसको हम मोर देन देयर कैपेसिटी, जब उसकी कैपेसिटी कौन सी, टू रीजनरेट, देन देयर रिमेन्स ए रिस्क ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसके खत्म होने का खतरा हमेशा बना रहता है। सेम टू सेम वही रीजन आपको यहाँ पे देना, कोई आपको अलग नहीं लिखना। इन दिस वे, और इस प्रकार से क्या होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन टर्न इनटू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि इस पर यदि आप उसकी रीजनरेट की कैपेसिटी से ज्यादा प्रयोग करेंगे, ज्यादा उसको यूज करेंगे, तो जो आपका रिन्यूएबल आपका रिसोर्सेज है वो नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएगा फिजिकली। लेकिन हमें ऐसा करने से हमें रोकना है। मेजर टू प्रिवेंट इन, क्या उपाय हमें करने होंगे, तो आपको उपाय तो सिंपल होंगे, उपाय तो आपको पता ही होगा। टू यूज रिसोर्सेज इन ए लिमिटेड एंड बैलेंस्ड वे, कि हमें उसको बिल्कुल लिमिटेड, सीमित अवस्था में, सीमित अमाउंट में, और आपका समझदारी से उनको हमें प्रयोग करना होगा। बैलेंस्ड वे मतलब संतुलित प्रकार, समझदारी प्रकार से। टू रीयूज रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज है आपको उनको क्या करना पड़ेगा, रीयूज करना पड़ेगा, दोबारा प्रयोग करो, जहां तक संभव हो ये चीजें करनी पड़ेगी। टू गिव टाइम टू रिसोर्स फॉर जनरेशन री, तो उन्हें क्या है, रीजनरेशन के लिए, दोबारा तैयार होने के लिए उन्हें समय देना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रिकॉशन हमें प्रयोग करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप इसको सीधा लिख दो, चाहे उल्टा करके लिख दो, कि उन्हें आपको आपकी जो रीजनरेटिंग कैपेसिटी उससे कम यूज कर लीजिए, चाहे आप बता दीजिए कि टू गिव टाइम टू रिसोर्स फॉर जनरेशन के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस व्हिच आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस, कि जो आपका इकोसिस्टम क्या होता है, कि सभी जो जीव जंतु आपस में कोई ना कोई क्रिया करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई वो काम करते हैं, एक दूसरे से संबंध, परस्पर क्रियाएं करते हैं और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। तो 5 काम बता दीजिए इकोसिस्टम के, जो मानव के लिए उपयोगी हैं। तो आप बता देंगे, सबसे पहले तो सनलाइट आप बता सकते हैं, कि जो सनलाइट आ रही है ना, वही आपका क्या है, मानव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पौधे हैं आपके, जो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो भी मानव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि वो मानो, फिर वो क्या है, मानव को खाना मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं भी। ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, कि जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है ना, तो ये मानव के लिए ऑक्सीजन काम की चीज है। यहाँ पे लिख सकते हैं, दे प्रोड्यूस वुड्स, लकड़ियां। जो आपके फ्रूट्स हैं वो भी मानव के लिए उपयोगी हैं। फॉरेस्ट एंड सोयल प्यूरिफाई वाटर, जो आपका फॉरेस्ट है और जो सोयल है, मिट्टी है, वो पानी को क्या करती है, फिल्टर करती है, कि पानी को फिल्टर होकर नीचे जाता, मानव को साफ पानी मिलता है। जब वो जंगल में से बह के आता तो भी वो साफ हो जाता है भी। ट्रीज एंड प्लांट प्रिवेंट सोयल इरोजन, ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी को कटाव को रोकते हैं, तो मानव के लिए फसल के लिए उपजाऊ भूमि मिल जाती है, मिट्टी का इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, मिट्टी जो आपकी भूमि है वो उपजाऊ रहती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू मैनी ऑर्गेनिज्म, कि जो आपके फॉरेस्ट हैं वो भी मानव को, या तो इसने लिख दिया कि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे जीव जंतुओं को, यहाँ पे हम मान सकते हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी रिसोर्सेज टू ह्यूमन, कि वो ह्यूमन को बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं आपके फॉरेस्ट से। बीज एंड अदर इंसेक्ट हेल्प इन पोलिनेशन, जो आपकी मधुमक्खियां हैं और छोटे छोटे कीट हैं, वो पोलिनेशन में क्या सहायता करते हैं, तो इसके कारण क्या होती है, फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यदि ये पोलिनेशन नहीं होगा तो किसी प्रकार का बीज होगा ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आपने पढ़ा हुआ फर्टिलाइजेशन बायोलॉजी में, कि मेल और फीमेल के जो एग्स होते हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, तभी तो आपका बच्चा बनेगा। बच्चा मतलब फूलों का भी आप बच्चा मान के चलिए, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा, कि कुछ भी फसल नहीं होंगी। तो ये सारे आपके और भी बहुत सारे प्राकृतिक काम ऑटोमेटिक होते हैं, जो मानव के लिए, ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। वो आपको 5 काम यहाँ पे लिखने, कोई ज्यादा आपको मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ याद करने हैं। सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अंतर बताना है। रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, ऊपर जो डेफिनेशन आई थी उसे ही आप 2 कॉलम में बांट के लिख दीजिए, 2 पॉइंट में, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं। आगे एक क्वेश्चन और पूछा है, यार समझ में आ गया आपको, यहाँ पे व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है,
हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उससे अलग क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दे वे जल्दी से तैयार हो जाते हैं, ठीक है? दे प्रिपेयर देमसेल्फ क्विकली, कि वो जल्दी से आपको तैयार कर लेते हैं और ये आपके तैयार होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। दे आर अनलिमिटेड, जो आपके रिन्यूएबल है वो आपके अनलिमिटेड है, लेकिन जो आपके ये हैं आपके नॉन रिन्यूएबल ये आपके लिमिटेड स्टॉक हैं इनके। आगे क्वेश्चन और पूछा, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए फिर हम इसका आंसर देखेंगे। What can people do to ensure that renewable resources remain available for us and future generation? कि हम ऐसा क्या करें कि जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहेंगे। क्लियर चीजें? सॉरी, नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के लिए तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां पे वी शुड यूज देम, ठीक है, लेस देन द कैपेसिटी ऑफ देयर रीजनरेशन, कि उसकी जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है ना उससे हम अगर कम प्रयोग करेंगे तो वो बचे रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल तो नहीं गए। ये देखिए ये 50 आ रहा था पानी, यदि हम 50 से पानी कम यूज करेंगे 40 तो कभी ये खत्म नहीं होंगे भी। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहेगा। ये छोटी सी बात आपको मैंने 20 बार समझा दी, आपको समझ में आ गई होगी। यदि ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल जाएंगे, लेकिन यदि कम यूज करेंगे तो क्या होगा, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए आपको लिखना क्या है। Renewable resources are those resources which are formed again in a short time. Renewable resources वे resources होते हैं जो क्या है कम समय में क्या होते हैं आपके तैयार हो जाते हैं। देखिए मैंने आपको हर बार जो आपके रिसोर्सेज है ना उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग अलग लिखवाई है कि आपको जो अच्छी लगे वो याद कर दीजिए और हर जगह आपको एक ही डेफिनेशन याद कर सकते हैं। कुछ बच्चों को डेफिनेशन आसान लगी होगी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वे रिसोर्सेज है which मतलब जो आर फॉर्म्ड अगेन दोबारा बन जाते इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में भी, कुछ समय में। वेरेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है आर लिमिटेड, वो क्या है आपके सीमित हैं, एंड टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, और वो बनने में बहुत लंबा समय लेते हैं, बहुत ज्यादा समय लेते हैं। ये सबसे आसान और बेसिक डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक भी कराऊंगा, टेक्निकल डेफिनेशन भी कराऊंगा। आपको ऊपर वाली डेफिनेशन याद नहीं होती है तो आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, ये सबसे आसान डेफिनेशन है। टू फॉर्म, इफ वी यू, अब है इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट कैन पीपल डू, ठीक है। इफ वी यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन ए लिमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल वे, यदि हम जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको हम लिमिटेड और रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करेंगे, एंड गिव देम टाइम टू रीजनरेशन, और यदि हम उसको रीजनरेशन के लिए समय देंगे, ठीक है, समय देंगे मतलब कि हमें मान लो 50 पाने की चाहिए ना, तो हम इसको उस टाइम दे यहाँ पे 200-300 पानी हो जाए और फिर हम 50 निकाले। यदि हम 200 पानी है 50, यदि हम बार बार 50 ही निकाल रहे हैं, इसको समय नहीं दे रहे पानी को आने के लिए और बहुत ज्यादा मात्रा में इसको निकालने लगे तो ये खत्म हो जाएगा। मतलब 50 आने के लिए भी हमें समय तो इसको देना पड़ेगा, ठीक है। गिव देम टाइम टू फॉर रिजनरेशन, देन दीज रिसोर्सेज विल रिमेन फॉर अस एंड फ्यूचर जनरेशन। इस प्रकार से ये जो आपके रिसोर्सेज है ये हमारे लिए भी रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए रहेंगे। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। सॉरी, ये देखिए, renewable resources are those resources which are formed again in a short time, कि renewable resources वे resources हैं जो छोटे से थोड़े समय में तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर आपको? वेरे, जबकि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है आर लिमिटेड, वो आपके सीमित हैं, एंड टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, और बनने में उन्हें ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। अब आगे बताना है कि हम किस प्रकार से यूज करें कि वो दोबारा से हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचे रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे। इफ वी यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन ए लिमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल वे, यदि हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको एक लिमिटेड और आपके विवेकपूर्ण ढंग से, कि लिमिटेड और जिम्मेवार ढंग से हम प्रयोग करेंगे, एंड
गिव देम टाइम फॉर रीजनरेशन, और हमें रीजनरेशन के लिए समय देंगे, देन दीज रिसोर्सेज विल रिमेन फॉर अस, इस प्रकार से जो आपके रिसोर्सेज वो हमारे लिए रहेंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहेंगे। ठीक है, रीजनरेशन के लिए समय देना आपको दोबारा से मैं समझा देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं इसमें पानी आपका 100 ml है, ये 50 ml आ रहा है, आप 50 ही पानी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 50 आने का आपको टाइम देना पड़ेगा ना, ये तो है नहीं कि आपने 50 निकाला 50 आया, कि ये जब 50 आए ना तब हम इस 50 का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको जो 50 हमने निकाला है ये इतने समय में यूज करें जब तक यहाँ 50 दोबारा ना आ जाए, तो वरना हम इसका नेगेटिव में यूज करने लगेंगे। ठीक है, समय हमें बराबर देना है कि ये आए तब हमें इसका यूज करना, इतने समय तक ही चलाना पड़ेगा। मान लो कि अगर ये 50 नहीं आया और आपने फिर निकाल लिया तो पानी की मात्रा कम आ जाएगी, यहाँ पे केवल 50 रह जाएगा, और उससे पहले आपने फिर निकाल लिया तो फिर क्या हुआ, खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनरेशन के लिए आपको समय देना होगा भैया। What things should be kept in mind to production of goods to for present use, कि जो आज हम प्रेजेंट यूज के लिए कोई चीजें बना रहे हैं, कुछ चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एक तो आपका जो इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है वो आपका बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, और दूसरा वेस्टेज है आपकी बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोल्यूशन शुड बी मिनिमम इन द प्रोडक्शन में, कि जो आपका प्रोडक्शन है उसमें जो पॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, यदि हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। चीजें के लिए वेस्ट शुड बी मिनिमम, कि जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना वो भी क्या है, कम होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे संसाधन है। इसका मतलब हम यहाँ पे जो वेस्ट करें मतलब संसाधनों का वेस्ट करें। तो सिंपल दो बातें आप याद रखना कि पॉल्यूशन शुड बी मिनिमम, और दूसरा है वेस्टेज आल्सो शुड बी मिनिमम, की जो आपकी वेस्टेज है वो भी कम होनी चाहिए। दो ही बातें इंपॉर्टेंटली आप याद रखें। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि ये आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे सिर्फ पूछ लिया आपके बेसिक मेथड के लिए, आपको खुद से आपको लिखना है, जितनी बातें आपको याद रहे तो ठीक है, न रहे तो भी ठीक है। आइडेंटिफाई सच कल्चर प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड व्हिच इंडिकेट वाइड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि आपके आसपास या आपके घर में कोई ऐसी चीज ऐसी कोई संस्कृति, ऐसी कोई प्रथा है जो हमें रिसोर्सेज का प्रयोग ध्यान से करने में सिखाती हो, ध्यान से करना सिखाती हो, आपको लिखना है अभी। तो सबसे पहले जो रिसोर्सेज जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, डोंट वेस्ट वाटर, कि पानी को बर्बाद नहीं करें, तो एक किस्म की प्रथा ही हमारी हो चुकी है, पानी को हमें प्रयोग नहीं करना है अभी। ठीक है, और आपके अब देखेंगे कि जो राजस्थान में महिलाएं बर्तन धोती, पहले रेत से उसको मारती फिर उसको दोबारा रीयूज करती हैं, तो भी हमारा क्या बहुत बढ़िया है, जो हमारी संस्कृति पुरानी चली आ रही है। अभी कपड़े हम दूसरों लोगों के पहन लेते हैं, जैसे आपके बड़े भाई के लिए छोटा भाई पहन लेता, तो इस प्रकार से बहुत से ऐसी क्रियाकलाप होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे संसाधनों का रीयूज करते हैं, उसको कम से कम संसाधन का वेस्टेज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ, इसमें नॉट वेस्टिंग वाटर, कि पानी को बर्बाद करना नहीं है। हम हमारे जो त्योहार आते हैं ना, रिस्पेक्ट नेचर ड्यूरिंग फेस्टिवल, हमारे जो त्योहार आते हैं ना उसमें कई त्योहारों में अलग अलग जगहों पे कई पत्थरों की पूजा होती है, कहीं पे वनों की पूजा होती है, तो इस प्रकार जो रिस्पेक्टिंग नेचर, कई नदियों की पूजा होती है, तो हम क्या करते हैं, जो नेचर है उसकी हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और क्या, मेकिंग कंपोस्ट एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि जैसे हम हमारी जो कंपोस्ट है, खाद बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं हम, ठीक है, घर पर ही गोबर वगैरह का यूज करके, फसलों के अवशेषों का यूज करके, इसमें भी क्या संसाधनों को बचा रहे हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को हम बचा रहे हैं। ठीक है, वर्शिपिंग ट्रीज एंड प्लांट, की ट्रीज और प्लांट की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई, क्लियर हुआ? लिख दोगे दो चार पॉइंट, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें से कोई 2 या 3 पॉइंट याद कर लीजिए, या फिर अपने हिसाब से कोई भी 2 पॉइंट आपको जो अच्छे लगे वो कर लीजिए। ठीक है, तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया हो, या थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो गई हो, तो उसका जवाब मैं कमेंट के माध्यम से सही कर दूंगा। यदि आपको आप जो सभी साथी अध्यापक देख रहे हैं तो वो भी जरूर अपने ये बताएं कि आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। अगर आपको ये बढ़िया लगे तो आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। तो मिलेंगे अगले लेसन के क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।